हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सॉलिड स्टेट क्लास 12th की एनसीईआरटी है। कौन सी? केमिस्ट्री वाली, आप सब जानते हैं। उसकी फर्स्ट एनसीईआरटी है क्लास 12th की, जिसमें हम पढ़ेंगे आज अपना कौन सा तीसरा लेक्चर। 2 लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि आखिर सॉलिड होता क्या है ना, और सॉलिड क्या है, कितने प्रकार का होता है। मुख्य रूप से सॉलिड कितने प्रकार का होता है, तो हम जानते हैं कि सॉलिड हमारा क्या है, मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड या एमार्फस सॉलिड कहते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब क्रिस्टलीय ठोस और एमार्फस का मतलब होता है अक्रिस्टलीय ठोस। और इसमें हम लोग इसके डिफरेंस को भी देख चुके हैं। आज की क्लास में हम क्या देखेंगे कि हमारे पास जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसके कितने प्रकार होते हैं, कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के एग्जाम्पल। तो क्रिस्टलीय में तो अभी हम लोग सब पढ़ेंगे ही, सारे एग्जाम्पल आएंगे ही। अक्रिस्टलीय वाला आप थोड़ा सा ज़रूर रिवाइज करिए एग्जाम्पल। तो उसमें हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास रबड़ हो गया, हमारे पास पीवीसी हो गया, मतलब ये पॉलीविनाइल क्लोराइड की जो पाइप वगैरह आती है, ये जो वायरिंग वगैरह की आती है, जो कोडिंग के लिए आती है तार में, ये सब। तो पन्नी हो गया, ये सब हो गया। कांच हमारा हो गया, याद रखिएगा कांच भी हमारा, जिसको हम क्वार्ट्ज ग्लास कहते हैं या ग्लास कहते हैं, वो भी अक्रिस्टलीय ही होता है। और यही जो क्वार्ट्ज है केवल, वो क्या होगा? क्रिस्टलीय। क्वार्ट्ज ग्लास क्या होगा, या कांच कहें तो क्या होगा? वो अक्रिस्टलीय होगा। टेफ्लॉन आपका क्या है? टेफ्लॉन वही जो कुकर में लगा रहता है, कुकर के ढक्कन में काला कलर रबड़ लगा रहता है, बैंड लगा रहता है, जिससे कि क्या है, गैस बाहर ना निकले, उसको टेफ्लॉन कहा जाता है। वो भी अक्रिस्टलीय होता है, मतलब एमॉर्फस होता है। हमारे पास रबड़ है, पन्नी है, मोमिया जिसको झिल्ली वगैरह कहते हैं हम लोग, प्लास्टिक है ना, पीवीसी है, सब के सब क्या है, अक्रिस्टलीय होते हैं। तो नेचर में ज़्यादातर जितने भी सॉलिड हैं उसमें ज़्यादातर क्रिस्टलीय ठोस ही पाए जाते हैं। और आज हम उसी का वर्गीकरण करेंगे और उसी को हम देखेंगे कि हमारे पास क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं। जिन्होंने अभी तक पिछला 2 लेक्चर ना देखा हो, वो प्लीज़ 100 टाइम्स एजुकेशन जो है क्लासेस सर्च करिए, और उसमें आप क्या है, सीधे प्लेलिस्ट पे जाइए। प्लेलिस्ट में क्या करिए, केमिस्ट्री फॉर क्लास 12th के लिए आपको मिल जाएगा। उसमें सीरियल बाय सीरियल सब क्या है, दिया है। और प्लीज़ अब आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, उस पर अपने सुझाव आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, और दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए। देखिए उसमें आपका एक पैसा नहीं लगने वाला है और 100% फ्री होता है। तो फिर प्लीज़ सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करिए। ये देखिए नीचे सब्सक्राइब लिखा है रेड कलर से, उसको दबाएंगे तो आपको एक बेल आएगी। बेल को दबाएंगे मतलब एक घंटी आएगी। जब घंटी को दबाएंगे उसमें 3 ऑप्शन आएंगे, और 3 ऑप्शन में से ऊपर वाला ऑप्शन आप दाब दीजिए। तो उससे क्या होगा कि हमारे नोटिफिकेशंस मतलब सूचना, जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं आपको तुरंत पता चल जाएगा कि वीडियो अपलोड हो चुकी है और आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम अपना आगे का करते हैं। क्लास 12th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 है ना, उसका नाम है सॉलिड स्टेट, और लेक्चर नंबर कौन सा है? 3। और आप सब लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एनसीईआरटी ज़रूर लेके बैठिए, कॉपी पेन लेके बैठिए। अगर आपको नोट करना है नोट करिए, नहीं करना है तो वीडियो बार बार देखिए, और प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए। एक बार में नहीं देख पाते हैं तो कोई बात नहीं, कई बार में देखिए, कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ता है। आइए हम अपना आज लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। और आपका सिलेबस एनसीईआरटी ही है, नीट वालों के लिए ना, बोर्ड के लिए ये सब, और जेईई मेंस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। एनसीईआरटी ही सब कुछ है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज। कौन सा हमारा चैप्टर है? सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। और इसका कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर ये है 3, जिसमें हम क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या देखना है भैया? टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। ये क्या हुआ? हमको देखना है क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। ठोस के प्रकार
भैया देखिए ये मिक्स रहता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है, तो ये क्या होगा कि ताकि दोनों लोगों को अच्छे से भली भांति समझ में आए। आप जितना अच्छे से दोनों कंबाइंड में पढ़ेंगे उतना ही अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले बिल्कुल इंग्लिश नहीं समझते, और ऐसा भी नहीं है कि इंग्लिश मीडियम वाले सब कुछ इंग्लिश में ही समझते हैं, उनको भी हिंदी की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि हमारी नेटिव लैंग्वेज जो है, हमारी जो मातृभाषा है वो हिंदी ही है। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कितने होते हैं, 4। क्या देखेंगे भैया कि हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने होते हैं, 4। पहला क्या है, मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर सॉलिड इसको हम कहते हैं, और मॉलिक्यूलर सॉलिड को हम लोग क्या कहते हैं बताइए, आणविक ठोस। उसके बाद हमारे पास दूसरा कौन सा है, दूसरा हमारे पास है आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड को हम क्या कहेंगे, आयनिक ठोस। आयनिक ठोस। तीसरा हम इसमें देखेंगे कौन सा हमारे पास है, मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड, और मेटेलिक सॉलिड को हम लोग क्या कहते हैं, धात्विक ठोस। और उसके बाद हमारे पास चौथा है जिसको हम लोग कहते हैं नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड, और इसी को और क्या कहते हैं, नेटवर्क सॉलिड को ही हम लोग क्या कहते हैं, कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड। और एक इसका तीसरा नाम आप याद रखिएगा जरूर, ये मेटेलिक है तो ये क्या है, नॉन मेटेलिक सॉलिड। क्या कहेंगे, नॉन मेटेलिक सॉलिड। ठीक, तो ये हमारे पास कितने नाम हो गए इसके, 3। तो इसकी हिंदी क्या होगी, नेटवर्क सॉलिड को हम लोग पहले क्या लिखेंगे, नेटवर्क ठोस ही लिखेंगे, क्योंकि नेटवर्क को नेटवर्क ही कहेंगे, कोई जाल उल कहने की जरूरत नहीं है। कोवैलेंट को क्या कहते हैं, सह संयोजक ठोस कहेंगे। ठोस कहते हैं। और क्या कहते हैं, इसी को अधात्विक ठोस भी कहेंगे। क्या कहेंगे, अधात्विक ठोस भी कहेंगे, अधात्विक ठोस भी कहते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, एक चीज़ और लिखना है। अब आप जान गए कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसी को क्रिस्टलीय ठोस भी कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। तो हमको एक चीज़ यहाँ पे ये लिखना था, आइए देखते हैं, इसको हटा देते हैं, हिंदी आप जान गए हैं, थोड़ा सा क्यों यहीं पे लिखेंगे हम इसको। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पर, इसके जो है बीच जो बल लगता है उसके आधार पर, या इसके बीच जो बॉन्ड बनते हैं उसके आधार पर हम लोग क्या है, क्रिस्टलीय ठोस को 4 भागों में बांटते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख देना है, क्या है, बंधों की प्रकृति या इंटरमॉलिक्यूलर, बेस्ड ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, बेस्ड ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ना। तो इसी को हम क्या कहेंगे, बॉन्ड के आधार पर। क्या कहते हैं, बेस्ड ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या बॉन्ड के आधार पर क्या होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर 4 टाइप्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर 4 टाइप्स। कितने प्रकार के होते हैं भैया, 4 प्रकार के होते हैं। हम क्या कहेंगे, बेस्ड ऑन, देखिए यहीं पे फिर से लिखना था, याद रखिएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पर या उनके बीच बनने वाले बंधों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं ना भैया। जैसा उनके बीच बंध लगेगा, जैसा उनके पुश क्या होगा, बल होगा ना, उसी के आधार पर हमारे बीच अगर बल है दोस्ती वाला, या हमारा और आपका व्यवहार दोस्ती जैसा है, तो क्या है, हम दोस्त कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास और आपके से साथ दोस्ती का रिश्ता है। दुश्मनी का कब होता है, जब दुश्मनों की तरह लड़ते रहते हैं। तो आइए इसी को हम डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। उनको बांटने का आधार क्या है, उनके बांटने का बेसिस क्या है, उनके बांटने का बेसिस क्या है, उनके बांटने का बेसिस हमारे पास है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या क्या है, बॉन्ड। तो पहला क्या हो गया, मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड को क्या कहते हैं, आणविक ठोस।
दूसरा क्या है, आयनिक सॉलिड, मतलब आयनिक ठोस ही कहेंगे। तीसरा हमारे पास है मेटेलिक सॉलिड, मेटल्स को क्या कहते हैं, मतलब धात्विक ठोस कहते हैं। और चौथा हमारे पास क्या है, नेटवर्क सॉलिड। इसके कई नाम हैं, थोड़ा आप देख लीजिएगा ना, कि इसको हम लोग देखिए नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं, और इसको हम कोवैलेंट सॉलिड भी कहते हैं, और इसी को हम नॉन मेटल्स भी कहते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसको ये नोट करना होगा नोट कर लेंगे। हम जो है थोड़ा सा साइड हट जाते हैं, आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी कि सीधे सब कुछ लिखा है। बार बार इसलिए बोलते हैं भैया, ताकि जब बार बार पढ़ेंगे तभी चीज़ें क्या होगी, याद होंगी। जितना हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे, जितना हम चीज़ों को पढ़ेंगे, उतना ही हमको समझ में चीज़ें आती हैं, याद रहती हैं। चलिए, तो अब हम पहला पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड। आप स्क्रीनशॉट कर लिया करिए वीडियो का, या पॉज करके रोक लिया करिए ना, वीडियो को पॉज कर लिया करिए और फिर उसको लिख लिया करिए। देखिए, आपको जो ना समझ में आए वो आपको ज़रूरी है कि आप उसका जो है नोट्स बनाइए। और देखिए, ज़्यादा थक्का बनाने की भी ज़रूरत नहीं है कि सब कुछ लिख के बड़े बड़े कोचिंगों का नोट्स खरीद के। भैया, आपके सब कुछ एनसीईआरटी में ही है, हम कुछ नहीं है ना, कोई कुछ टीचर उचर होता है, जो कुछ है वो सब बुक में पढ़ा ही होता है, सब कुछ पढ़ना ही पड़ता है। ऐसे नहीं कहते कि मेरा खुद का अपना है, अपना कुछ भी नहीं है, सब साइंटिस्टों के द्वारा बताया हुआ गया है और एनसीईआरटी में है। तो हम अपने क्रिस्टलीय ठोस को ना बंधों की प्रकृति के आधार पर या उनके बीच लगने वाले बलों के आधार पर 4 भागों में बांटते हैं। पहले का नाम हमारे पास क्या है, आणविक ठोस, हिंदी में बोल रहे हैं। दूसरे को हम लोग कहते हैं आयनिक ठोस, तीसरे को हम लोग कहते हैं मेटेलिक ना धात्विक ठोस, और चौथे को हम कहते हैं सहसंयोजक ना ठोस। तो आइए पहला देखते हैं, कौन सा, मॉलिक्यूलर सॉलिड। हेडिंग आप डालिएगा, कौन सा है भैया, मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड को क्या कहते हैं, आणविक ठोस। आणविक ठोस, देखिए बहुत ही अच्छा से ये सब समझ में आएगा। आणविक ठोस किसे कहेंगे, जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो, अणु हो ना। तो हम क्या कहते हैं, देखिए अवयवी कण, अवयवी कण क्या होते हैं, अणु होते हैं, अणु होते। आप जान गए कि अवयवी कण अणु हैं, तो इसके क्या हो गए, इंग्लिश मीडियम वाले भैया समझ लेंगे जब उनको बस इतना ही पता है ना कि कॉन्स्टिट्यूएंट इनके जो पार्टिकल हैं, पार्टिकल्स एक बार लिख दें, आर क्या होंगे बताइए, मॉलिक्यूल्स। इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। यही जो लिखा है, अवयवी कण क्या होते हैं, अणु होते हैं। अब ये बताइए कि इनमें हमारे पास क्या होता है, ये 3 प्रकार के होते हैं। अब हमको इनको भी डिवाइड करना है, कितने प्रकार से, 3 प्रकार से करना है कि आणविक ठोस। अब हम क्या लिखेंगे, आणविक, तभी कंप्लीट इनका अध्ययन हो पाएगा। ठोस 3 प्रकार के होते हैं, तो हम इसको बोलेंगे कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर कितने टाइप, 3 टाइप्स ना। तो इसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, अभी लिख रहे हैं, बाद में नहीं लिखा करेंगे, केवल बोल दिया करेंगे। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर 3 टाइप्स। कितने प्रकार के होते हैं भैया, 3 प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। पहले को हम लोग क्या कहते हैं, उसको आपको पता है, नॉन पोलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये यू है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरे को हम क्या कहते हैं, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और थर्ड को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। कितने हो गए भैया, 3 हमारे पास हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड जो आणविक ठोस होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, नॉन पोलर ना मॉलिक्यूलर सॉलिड, जिसको हम क्या कहते हैं,
अध्रुवीय आणविक ठोस। इसको हम क्या कहते हैं, पोलर वाले को, मतलब जिसमें पोल बने तो क्या कहेंगे, ध्रुवीय आणविक ठोस। भाई आप लोगों के लिए डबल टाइम ले रहे हैं। और तीसरे को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इसको भी बस वही लिखेंगे कि हाइड्रोजन आबंधित, हाइड्रोजन आबंधित न आणविक ठोस। क्या लिखेंगे, आणविक ठोस। तो हम लोग जो है अभी देखे थे पहले कि हमारे पास ठोस क्या होता है, जिसका आयतन, आकार और द्रव्यमान दिए गए ताप और दाब पर निश्चित रहता है। और इसमें और भी सारे हैं, असंपीड्य होते हैं, उनके क्या है, कण एक ही जगह पे रहते हैं लेकिन अपनी माध्य स्थिति के चारों तरफ गति करते रहते हैं। उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो फिर हम आए कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय होते हैं। देखिए जिसको नोट करना होगा नोट कर लेगा, हम हट के बोल रहे हैं। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय होते हैं। अक्रिस्टलीय को तो हम यहाँ पढ़ेंगे नहीं अपने सिलेबस में, और उसके एग्जाम्पल केवल याद रखते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस फिर हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। मॉलिक्यूलर हो गया हमारे पास, मतलब आणविक हो गया, आयनिक हो गया मतलब, और उसके बाद मेटेलिक धात्विक हो गया, और उसके बाद सहसंयोजक मतलब कोवैलेंट सॉलिड हो गया, उसी को नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं, या नॉन मेटेलिक सॉलिड भी उसी को कहते हैं। तो फिर हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूलर वाला आया, और मॉलिक्यूलर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि नॉन मेटेलिक क्या है हमारे पास, नॉन मॉलिक्यूलर ना मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, नॉन पोलर और फिर पोलर, और फिर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है। तो जिनको भी ये नोट करना होगा प्लीज़ नोट कर लें। अब हम इसको हटाते हैं क्योंकि अब हमको इसी वाले को पढ़ना है, किसको, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अच्छा, आणविक ठोस कैसे कहेंगे, जिसके अवयवी कण या जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो, मॉलिक्यूल्स हो, मतलब ऐसा ठोस जो कि अणुओं से मिलके बना हो। क्या कहते हैं कि हम अगर आपको डिफिनीशन बताएं या डिफिनीशन आपको पेपर में लिखना है तो आप क्या लिखेंगे कि आणविक ठोस वह ठोस होते हैं जिनके अवयवी कण क्या होते हैं, अणु होते हैं न, और वह 3 प्रकार के होते हैं, अध्रुवीय, ध्रुवीय तथा हाइड्रोजन आबंधित। तो आप स्क्रीनशॉट लेना भी चाहें तो ले लीजिए। और प्लीज़ बच्चों वीडियो पूरा देखिए तभी आपको क्लियर होगा। एक बार में नहीं देख पाते कोई बात नहीं, बार बार जो है उसको देखिए, जब आपको समय मिले तब देखिए जो है, लेकिन देखिए ज़रूर। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि हमको भी अच्छा लगेगा, हमको भी थोड़ा क्या है मनोबल बढ़ेगा कि नहीं यार मेरे पास सब्सक्राइबर्स अच्छे हैं और अच्छे हो रहे हैं, बच्चे मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, हमको और भी उनके लिए निरंतर वीडियो बनाती रहने चाहिए। तो हम आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का आपको कंटिन्यूस ये वीडियो जो है मिलते रहेंगे। आइए देखते हैं फिर आगे हम हेडिंग क्या डालेंगे, नॉन पोलर सॉलिड, इसी को हमको देखना है। फिर हम देखेंगे पोलर सॉलिड को और फिर हाइड्रोजन बॉन्डेड वाले को देखेंगे, और उसके बाद हम लोग सीधे सीधे क्या है एक लास्ट में पूरी की पूरी क्या एक सारणी बनाएंगे, तो उसमें सारा चीज़ आ जाएगा। तो आप हेडिंग डालिए नॉन पोलर मॉलिक्यूलर, ये मेरा यू है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसको और हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस ना। चलिए तो देखिए इसमें हमको कैसे हम देखेंगे, अध्रुवी क्या होते हैं, वे हैं इस प्रकार के ये ठोस हैं कि जिसमें किसी भी प्रकार का पोल नहीं बनता है। पोल का मतलब ध्रुव नहीं बनता है। अब देखिए ध्रुव कब नहीं बनेगा, ध्रुव तब नहीं बनेगा जब हम एक ही जैसे होंगे। क्या होगा, एक ही जैसे होंगे तब एक दूसरे की तरफ इधर इधर खींचेंगे नहीं। अब मैं डिफरेंट हूँ तुम डिफरेंट हो तो क्या हो, एक दूसरे में दूरियाँ क्या है बढ़ जाएंगी। हम उधर जाके लेट जाएंगे, तुम इधर जाके लेट जाओगी, तो क्या हो जाएगा, पोल बन गया ना। पोल में हमारे पास क्या होता है, आप जानते हैं कि पोल में क्या होते हैं, अलग अलग 2 ध्रुव बन जाते हैं। इसमें कोई पोल नहीं बन रहा है, मतलब दोनों एक ही जैसे होंगे। तो हम इसमें क्या क्या लिखेंगे आपको कि इसमें क्या होते हैं,
अध्रुवीय आणविक ठोस न वे होते हैं जिनमें ध्रुव नहीं बनता है। थोड़ा समझिएगा। अब रीजन क्या है, क्योंकि अब यहीं पे अगर उल्टा लिखते तो उल्टा हो जाता, अब यहीं पे बता रहे हैं क्योंकि ये एक जैसे तत्वों से ही मिलकर बने होते हैं। एक ही जैसे तत्वों से मिलकर बने होते हैं, मतलब इसको अगर हम कहें तो क्या, लाइक एटम्स क्या होते हैं, ये लाइक एटम्स होते हैं। इसमें एक ही जैसे परमाणु होते हैं और आपस में मिलकर के क्या अणु बना लेते हैं, तो पोल बनाने का कोई चांस ही नहीं होता। बस इसके दो एक्सेप्शन याद रखिएगा आपके जो सिलेबस में है। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल लिखें, अभी इसका एग्जाम्पल लिखें तो एग्जाम्पल यहीं पे लिख रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या, जैसे एक ही जैसे कह रहे हैं Cl2 क्या हो गया N2, मतलब ये क्या है, नाइट्रोजन है ना, मॉलिक्यूल है। ये क्या है, क्लोरीन है। ये क्या है, O2 है। ये क्या है, H2 है, एटसेट्रा। जो एक ही जैसा हो, आपको देखिए ये क्लोरीन बना है, किसमें, क्लोरीन के दो परमाणु मिले। ये नाइट्रोजन है तो ये नाइट्रोजन मिला है ना। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीजन दो ठो मिला है। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन मिला है। तो जैसे एक ही जैसे जो होंगे उनको यार, जब हमारा और आपका स्वभाव एक ही जैसा है, जब हम लोग एक दूसरे में मैचिंग कर रहे हैं तो अलग अलग होने की ज़रूरत ही नहीं। अलग अलग कब होते हैं, जब विचार हमारे क्या होंगे, अलग अलग हो जाते हैं। तो लेकिन इसका एक्सेप्शन याद रखिएगा। और इसमें एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है और CCl4 है। CCl4 में भी और कार्बन डाइऑक्साइड अध्रुवीय क्यों होता है, तो पूछते हैं। देखिए आप जानते हैं कि कार्बन में हमारे पास बारीक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। क्लोरीन में कितने होते हैं, 7। तो एक क्लोरीन इधर लग गया, एक क्लोरीन इधर लग गया, एक क्लोरीन इधर लग गया, एक क्लोरीन इधर लग गया। इसमें हम पूरा 7 अगर इसका दिखाएं तो 1 2 3 4 ना, ये 5वां इधर कर रहे हैं, 6वां इधर कर दे रहे हैं, 7वां इधर कर रहे हैं ताकि ये इसको ले ले। तो ये 7 किसका है, इसका एक ले लिया, ठीक है। इसी प्रकार से सब में होंगे, अब सबका नहीं दिखाएंगे तो ये इसका ले लिया ना, ये इसका ले लिया, और ये वाला जो है एक एक दिखा देते हैं, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ये क्या है, इसका दिखा देंगे। इसी प्रकार से सब में 7 8 इनका कंप्लीट हो गया ना। ये कार्बन क्या है, इन चारों से, मतलब 4 दिया तो 4 क्या है लिया, और ये चारों तरफ बराबर। हम आपको बीच में खड़ा कर दें, उधर भी इतना बल, इधर भी इतना बल, इधर ऊपर भी इतना ही बल और नीचे भी उतना ही बल, इधर भी इतनी बराबर बल से खींच रहा है, इधर भी इतने भी, बॉन्ड एकदम बराबर एक ही जैसे हैं, तो कहीं खिसकने की ज़रूरत ही नहीं है। तो पोल नहीं बनता, ध्रुव नहीं बनता, इसलिए ये क्या है, अध्रुवीय है। और आप भरोसा मानिए कि यही दोनों जो है आपसे पूछेंगे कि CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड, बताइए ये हमारे पास आणविक ठोस हैं ना, किस प्रकार के, अध्रुवीय हैं। अध्रुवीय हैं तो क्यों है, तो आपको ये रीजन पता चल गया, आप ये चीज़ें जान गए। और आप देखिए CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम लोग क्या कहते हैं, अग्निशामक। क्या है, अग्निशामक, या उसको हम लोग कहते हैं शामक, फायर एक्सटिंग्विशर। क्या कहेंगे, अग्निशामक। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, आग बुझाने वाला। क्या है, आग बुझाने के काम में ये आता है, याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। कार्बन ये क्या है, टेट्राक्लोराइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को तो सभी जानते हैं। इसमें भी अगर बनाना चाहें तो देखिए कार्बन में हमारे पास कितने होते हैं, 4। एक ऑक्सीजन कितने बांड बनाता है, 2। तो 2 ऑक्सीजन कितने बांड बनाएगा, 4। ये दोनों वैसे आ जाते हैं, इधर भी उतने बराबर, इधर भी उतने बराबर, कहीं से खींचने वाला नहीं है। तो इसमें क्या होते हैं, पोल्स नहीं बनते हैं। तो चलिए अभी आप एग्जाम्पल देख रहे हैं और हम देखते हैं तो इसमें कौन सा होगा। आप जो नोट करना चाहें वो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अभी एग्जाम्पल लिखा रहने देते हैं।
हम थोड़ा सा और देखते हैं कि इसमें फोर्स कौन सा लगता है। इसमें जो फोर्स होता है उसमें कहते हैं हम वीक, नेक्स्ट पॉइंट है इसका डिस्पर्जन फोर्स। डिस्पर्जन क्या है? फोर्स, वीक डिस्पर्जन फोर्स है। और ये बताइए कि अगर ये वीक डिस्पर्जन फोर्स है तो इसी को हम लोग हिंदी, और एक इसका नाम और है, क्या कहते हैं? लंदन फोर्स। कौन सा? लंदन फोर्स, लंदन फोर्स। और बेटा हिंदी वाले भी ध्यान देंगे कि डिस्पर्जन फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? परिक्षेपण बल। कौन सा? परिक्षेपण बल। कौन सा बल होता है? परिक्षेपण बल। आपको इन्हीं बल के आधार पे ही तो उनका डिवीजन हुआ है ना। ये आपको बल याद रखना पड़ेगा, ये आपको उसके बॉन्ड जो 20 बॉन्ड बन रहे हैं उनको याद रखना पड़ेगा। तो हम इसको क्या कहेंगे? वीक डिस्पर्जन फोर्स या लंदन फोर्स भी इसको कहते हैं, और इसी का नाम है परिक्षेपण बल। अब आपने एग्जाम्पल देख लिया, थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं। इसके नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि और क्या है। ये बताइए, ये सॉफ्ट होते हैं। पहली बात क्या होंगे? ये सॉफ्ट होते हैं। ये क्या होंगे? सॉफ्ट होंगे। सॉफ्ट हैं तो ये क्या होंगे? या तो ये गैसियस अवस्था में होंगे, गैसियस स्टेज ना, और या तो ये क्या होंगे? लिक्विड स्टेज। किस पे? लिक्विड के रूप में होंगे। कब ना? एट रूम टेम्परेचर। एट क्या है? रूम टेम्परेचर, मतलब कमरे के सामान्य ताप और दाब पर ये क्या रहते हैं बताइए? या तो गैस की अवस्था में रहेंगे या तो क्या है? लिक्विड, तरल की अवस्था में रहेंगे। ठीक, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही कोमल होते हैं। और इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये नॉन कंडक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? नॉन कंडक्टर्स। नॉन कंडक्टर्स का मतलब ये क्या करते हैं? ऊष्मा और विद्युत का चालन नहीं करते हैं। ऊष्मा और विद्युत का चालन नहीं करते हैं। स्पेशली यहाँ पे विद्युत के लिए बात हो रही है, लेकिन ये भी ज़्यादा ऊष्मा से नहीं, तो याद रखिएगा ऊष्मा और विद्युत का चालन नहीं करते हैं, मतलब कुचालक होते हैं, चालन नहीं करते हैं। मतलब भैया क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। नॉन कंडक्टर्स का मतलब ये कुचालक होते हैं। ये किसी भी प्रकार से विद्युत का चालन नहीं करते हैं। तो जिनको नोट करना होगा वो प्लीज़ नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये बताइए क्या होंगे? इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? वेरी लो। क्या लिखेंगे? मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो। इनका गलनांक बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ गैसेस स्टेज लिखे हैं तो थोड़ा सा जैसे लिख लीजिए। जो गैसें होती हैं, जैसे हमारे पास हीलियम, नियॉन, आर्गन वगैरह होता है। इसमें एक आर्गन भी इसका एग्जाम्पल है और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि हमेशा गैसीय अवस्था में बेचारा रहता है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? वेरी लो होता है। अब हम चलते हैं किस पे? हम देखेंगे पोलर वाले में। तो जिनको ये स्क्रीनशॉट या नोट करना होगा नोट कर लेगा, वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। आइए, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, जिसमें ध्रुव बनेंगे। क्या होंगे? ध्रुव बनता है, याद रखिएगा। ध्रुव कब बनेगा भैया? जब हम दोनों लोग क्या रहेंगे? डिफरेंट रहेंगे। अलग अलग क्यों होंगे? जब हम लोगों का अलग अलग काम होगा, विचार अलग अलग होगा, तो हम लोग क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। तो इसमें क्या है? ये मॉलिक्यूल्स कैसे बनता है? ये अणु कैसे बनता है? डिफरेंट एटम से बनता है। क्या है? नॉन पोलर के बाद हो गया पोलर, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं मॉलिक्यूल्स क्या होता है, अणु क्या होता है ना। हमको क्या करेंगे? एक या एक से अधिक ना, एक या एक से अधिक तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिल करके क्या है? अणु बनाते हैं। तो जब एक ही जैसे परमाणु हैं तो उसमें क्या होगा? पोल बनने की संभावना बहुत कम ही होती है या होती ही नहीं, तो इसलिए उनको अध्रुवी कहते हैं। और जब क्या होंगे? एक से अधिक तत्वों के परमाणु आ जाएंगे तो उसमें पोल बनने की संभावना रहती है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कौन सा भैया? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड।
आप लोग याद रखिएगा, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। चलिए, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? ध्रुवी मॉलिक्यूलर सॉलिड। मतलब ध्रुवी का मतलब जिसमें ध्रुव बनेगा, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। ध्रुवीय आणविक ठोस, तो अब उसकी तरह इसमें नहीं बताएंगे कि इसमें पोल बनता है। अब इसके नाम से ही पता चल गया कि इसमें क्या होता है, पोल बनता है। तो इसको क्या कहेंगे कि हमारे पास ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं? विभिन्न तत्वों के परमाणुओं से मिलके बनते हैं। एक्सेप्शन देखो हर जगह है भैया, मिलकर बनते हैं। जैसे उसमें CCl4 आ गया था, कार्बन उसमें डिफरेंट था, तो इसमें भी डिफरेंट हो सकता है। पहला पॉइंट यही है। इसमें फिर आते हैं, इसमें हमारे पास क्या होगा, इसका एग्जांपल बाद में देंगे। जैसे कि एग्जांपल भी यहीं देते ही चलो। जैसे हमारे पास HCl हो गया ना, HCl क्या है, ये टूटता है तो ये पॉजिटिव, ये क्या है, निगेटिव। तो हमारे पास ये क्या होता है, पोल बना लेता है। SO2 हो गया ना, मतलब SO2 का मतलब सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। अगर हम लिक्विड अमोनिया की बात करें, सॉलिड अमोनिया सॉरी, तो ये अमोनिया है। अमोनिया भी हमारे पास क्या होता है, ये भी इसी तरीके का क्या है, पोल बनाता है। सॉलिड अमोनिया है और सॉलिड क्या है, कार्बन या सल्फर डाइऑक्साइड है। तो आइए हम थोड़ा सा देखते हैं। एक एग्जांपल और लिख लीजिएगा। ये भी सॉलिड है, क्योंकि भैया ठोस तो है ही, ठोस ही तो पढ़ ही रहे हैं, तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं, फिर भी लिख देते हैं इसमें कि क्योंकि लिक्विड अमोनिया भी लोग पढ़ते हैं, तो इसको हम सॉलिड अमोनिया कहते रहे हैं। कौन सा, सॉलिड अमोनिया। ये सारे क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। इस एग्जाम्पल को हम लोग भली भांति याद रखेंगे कि HCl है, SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है ना, और सॉलिड अमोनिया है। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें जो फोर्स होता है, जो बल होता है, इसमें कौन सा हमारे पास होगा, तो है ध्रुव ही, नाम क्या है, पोलर, और पोलर को ही क्या कहेंगे, ध्रुवी। तो इसमें क्या कहते हैं, डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शन। क्या होगा, डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शन होता है। मतलब ये क्या होता है, द्विध्रुव ना, इसमें बल होता है। इसमें आबंध कौन सा होता है, या बल कहो, डाइपोल, डाइपोल, द्विध्रुव आबंध होता है। ये क्या होते हैं, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, किससे, नॉन पोलर वाले से। तो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर देन नॉन पोलर, स्ट्रॉन्गर देन नॉन पोलर सॉलिड। अब आप नॉन पोलर सॉलिड जानते हैं किसका है, मॉलिक्यूलर का, तो उसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी इसका क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट स्लाइटली, सॉरी L है, स्लाइटली हायर देन नॉन पोलर सॉलिड, थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ये भी क्या होते हैं भैया, ये भी सॉफ्ट होते हैं ना, सॉफ्ट एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। ये भी क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं, नॉन कंडक्टर। अब आप नॉन कंडक्टर को समझ गए हैं कि ये भी क्या करते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, मतलब चालन नहीं करते। मतलब इनमें से क्या होता है, हमारा जो विद्युत है, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो क्या होती, प्रवाह नहीं हो सकती है। तो क्या कहेंगे, आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। बार बार देखने से उसको थकिए मत, जितना ही टाइम दे करके जितना ही अच्छे से पढ़ेंगे उतना ही अच्छे से समझ में आएगा। और नीट क्वालिफाई करना कोई ये बाएं हाथ का खेल नहीं है, तो थोड़ा उसको डिटेल में अच्छे से पढ़ना पड़ता है। सारे पॉइंट्स इसीलिए इसी तरीके से बना रहे हैं कि हमारे पास पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है। ध्रुवीय आणविक ठोस विभिन्न तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं ना। इनमें क्या होता है, एग्जाम्पल HCl है या SO2 है, सॉलिड क्या है, हमारे पास अमोनिया है। डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शन होता है, इसमें जो बल लगता है किस प्रकार का, द्विध्रुव बल लगता है। इसको आप अगर लिखना चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं, द्विध्रुव न
द्विध्रुव, देखो भैया पाई मात्रा थोड़ा गड़बड़ हो सकती है। द्विध्रुव क्या होता है, बल लगता है, इसको हम लोग कहते हैं द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया। क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया आपस में होती है। ये स्ट्रॉन्गर देन नॉन पोलर सॉलिड, थोड़े से ये बंध किससे होता है, उस वाले में जो बल लग रहा था लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स से ज़्यादा होता है, मजबूत होता है। मेल्टिंग पॉइंट भी उससे थोड़ा ज़्यादा होगा। ये भी रूम टेम्परेचर पे कमरे के सामान्य ताप और दाब पे सॉफ्ट ही रहता है, ठीक है। और इसको देखिए ये भी नॉन कंडक्टर होता है। नॉन कंडक्टर होने का मतलब हमारे पास किसी भी प्रकार से विद्युत का चालन वगैरह नहीं करता है। और इनका भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, लेकिन उससे थोड़ा ज़्यादा होता है। तो आइए अब हम इसको, जिसको स्क्रीनशॉट लेना होगा आप ले सकते हैं। थोड़ा सा हम स्याही डालते हैं, तब तक आप लोग जो है इसको देख लीजिएगा, क्योंकि भैया हमारा सेटअप जो है वो बहुत ही साधारण है, बहुत ही सीधा है। बस ये बच्चों की क्लास है और इस क्लास में एक बोर्ड है, बस इसमें मार्कर डालते हैं और इसको रिकॉर्डिंग करते हैं मोबाइल से। 1 शॉट वीडियो रहता है, इसको न किसी भी प्रकार का एडिटिंग होती है न कुछ होती है, बस थोड़ा सा इसमें नाम वगैरह जो लिखा जाता है एडिटिंग वही होता है। बार बार शॉट नहीं लिया जाता है हमारे यहाँ, एक पॉइंट का शॉट ले करके फिर उसको ऐड करें फिर वो करें, ऐसा नहीं। जितनी भी क्लास चलती है ऐसे सीधे ही चलती है और बस उसको उसमें थोड़ा सा नाम वाम ऐड किया जाता है, बाकी कुछ भी नहीं। तो आप वो कर सकते हैं। 100% NCERT पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। चलिए अब हम आते हैं तीसरा प्रकार का हमारे पास कौन सा होता है, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। कौन सा सॉलिड है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। मतलब उसमें कौन सा बंध होगा, हाइड्रोजन आबंध। आज हम आपको बताएंगे सारे बंधों के नाम, ताकि आपको धीरे से ये क्या होगा, अच्छे से याद होगा, सबसे प्रबलता के आधार पर भी आ जाएगा। तो हम आप लिखते हैं हाइड्रोजन, ये कौन सा है, तीसरा, किसका, मॉलिक्यूलर ही सॉलिड का। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अगर आप बार बार अब मॉलिक्यूलर नहीं लिखते हैं तो भी चल जाएगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोजन आणविक ठोस, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तो भैया इसको ज़रूर लिखिएगा। ये देखिए हाइड्रोजन आबंध किस किस पे बनता है, तो थोड़ा लिखेंगे। हाइड्रोजन आबंध, हाइड्रोजन आबंध, आबंध ना, या इसी को लिखिए। देखिए थोड़ा पाई मात्रा गड़बड़ हो जाती है, लेकिन हिंदी में भैया बोल रहे हैं आप समझिएगा, तो हम इंग्लिश में ही लिख देते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, फॉर्म बिटवीन, किसके किसके बीच बनता है, एक तो खुद हाइड्रोजन रहेगा, हाइड्रोजन एंड फोन। फोन का मतलब क्या होता है, फ्लोरीन के बीच, ऑक्सीजन के बीच और क्या है, नाइट्रोजन के बीच। मतलब एक मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होगा और एक क्या होगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा। ये या तो इसके साथ बन जाए ना, फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन एंड फोन ना। अब देखिए कैसे, ये या तो हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन बना लेगा, या हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन बना लेगा, या हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन बना लेगा। तो अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो एग्जाम्पल है, हम देखते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाया या हाइड्रोजन और फ्लोरीन बनाया, तो अभी दिखा दे रहे हैं कि HF बना सकता है सीधे सीधे। और हमको जो दिया है H और क्या है ऑक्सीजन का, वो क्या होता है, H2O होता है। कौन सा, वाटर में नहीं, ये H2O कौन सा है भैया, आइस में। याद रखिएगा, क्योंकि हम सॉलिड पढ़ रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड जब बनता है तो वो फार्मूला तो देखिए वाटर का भी H2O ही होगा, वेपर का भी होगा, जब पानी मतलब उड़ेगा बॉयल करके उसका भी H2O ही होगा, और जो पानी लिक्विड के रूप में रहता है, द्रव के रूप में रहता है, उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, H2O ही कहेंगे, क्योंकि तीनों का क्या फार्मूला सेम ही होता है। यही तो केमिस्ट्री है। उसमें फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, लेकिन केमिकल स्टेट उसकी चेंज नहीं हो रही है, H2O ही रहेगा। तो याद रखिएगा कि हमेशा लोग बता देते हैं H2O में, लेकिन H2O के किस फॉर्म में, NCERT में दिया भी, इसीलिए कहते हैं NCERT पढ़िए आइस में। किस में, आइस में बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसको हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों कहते हैं,
क्योंकि इनमें बंध कौन सा बनता है, हाइड्रोजन ना। तो जब हाइड्रोजन बंध बनता है तो ये ठोस भी कैसा हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस हो गया। इसीलिए नाम था। बंधों और क्या है, बलों की प्रकृति के आधार पर हम लोग क्रिस्टलीय ठोस को 4 भागों में बांटते हैं। फिर उसको हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, आणविक हुआ, ये 4 हो गया। तो आणविक पहले था, आणविक को फिर 3 भागों में बांटे, अध्रुवीय, ध्रुवीय और क्या है, ये हमारे पास हो गया। तो आइए हम देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड। इसका एक ही एग्जाम्पल है, इसका एक ही एग्जाम्पल है। इसमें जो बल्ब होता है या इस पर जो बॉन्ड लग रहा है वो बॉन्ड क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा भैया, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इसलिए उसको हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन बॉन्ड ये भी याद रखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड डॉट 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 करके बनता है, ऐसे 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 बनता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या है, सिंबल है, साइन है, आप कुछ भी कहिए, ऐसे ऐसे बनता है। तो किसके किसके बीच बनेगा, पहले यही पूछ लेते हैं। एक मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन तथा फोन। देखो FON याद रखिएगा, F से फ्लोरीन, O से ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के बीच में ये बनता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डेड की खासियत क्या है, ये भी हमारे पास क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे सॉफ्ट होता है, रूम सॉफ्ट एट रूम टेम्परेचर। आइए आते हैं सॉफ्ट एट रूम टेम्परेचर, सॉफ्ट एट रूम टेम्परेचर। और इसकी और ये क्या होता है, ये भी इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब हमारे पास नॉन कंडक्टर होता है। नॉन कंडक्टर का मतलब इलेक्ट्रिसिटी का इसमें प्रवाह नहीं होता है। मेल्टिंग पॉइंट भी इसकी क्या होगी, लो ना, मेल्टिंग पॉइंट लो। रूम टेम्परेचर पे ये भी लिक्विड में ही रहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट लो। आप एक बात याद रखिएगा, मेल्टिंग पॉइंट इसकी भी लो है। हम लोग कह रहे हैं कि बर्फ़, यहाँ बात हो रही है आइस की, और बता रहे हैं इंसुलेटर। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर बर्फ़ में इंसुलेटर कैसे हो गया। भैया बर्फ़ में इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होने का 2 ही कारण होता है, या तो वो उसके इलेक्ट्रॉनों के द्वारा हो या तो आयनों के द्वारा। तो आपसे हम देखें पूछें तो बर्फ़ में क्या हो गया, वो बॉन्ड बन गया और उसके सारे जो पार्टिकल्स हैं, उसके जो एटम्स हैं, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, या उसमें जो अशुद्धियाँ भी होंगी, तो मान लो थोड़े से जो आयन्स होंगे वो भी फ्री नहीं हैं, वो भी बंद है। इसलिए बर्फ़ करंट नहीं मारता। लेकिन घर में बेटा एक्सपेरिमेंट मत करना, क्योंकि बर्फ़ के ऊपर जो पानी लगा रहता है वो करंट मार सकता है, वो करंट मार सकता है, उस पर इलेक्ट्रिसिटी आ जा सकती है ना, थोड़ा इधर उधर हो सकता है। क्योंकि देखो फ्रिज का है तो उसमें भी पानी ऊपर टपकता रहता है। जैसे ही उसको फ्रिज से बाहर निकाले, वो सामान्य टेम्परेचर पे आया, रूम टेम्परेचर पे आया, बाहर आया। जैसे आइसक्रीम भी लेके जाते हैं, भगुआ क्या करता है, दौड़ता ले दी 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 पिघला जाता है। तो क्या होता है, जैसे वो लेता है तो पिघलना स्टार्ट हो जाता है, तो करंट मार सकता है। लेकिन एकदम से वो ड्राई है तो वो करंट नहीं मारेगा। इसलिए कह रहे हैं कि घर पे एक्सपेरिमेंट मत करिएगा। हमको जो NCERT बता रही है हमको वो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी सारी चीज़ें सब क्या होती हैं, हम इसको कहते हैं बाय द एक्सपेरिमेंट, मतलब प्रायोगिक रूप से ये क्या है, सही है। इसको हम लोग सामान्य अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बर्फ़ वाले का नहीं देख सकते। ये सब एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट करते हैं बड़े बड़े और हमको बताते हैं। तो क्योंकि ऊपर वो पानी फ्री रहता है तो वो करंट मार सकता है। प्लीज़ थोड़ा चेक मत करिएगा। तो आइए हम लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्डेड को देख लिया। अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं कि इसमें क्या होता है। ये अब जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डेड है सॉफ्ट एट रूम टेम्परेचर, नहीं तो वैसे क्या होता है, ये हार्ड होता है। थोड़ा ये भी याद रखिएगा, क्योंकि बर्फ़ क्या होता है, हार्ड होती है। बर्फ़ क्या होती है, हार्ड होती है। यहाँ की बर्फ़ में नहीं, आप जैसे शिमला मनाली कुल्लू और जगह जाएं, वो बर्फ़ जो गिरती रहती है, जो उसको उठा के मारते हैं, उस पर यहाँ करंट छुआइए तो वहाँ करंट नहीं जाएगी। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी वहाँ ट्रांसफ़र नहीं होगी। अपने यहाँ जो फ्रिज में से तुम करते हो भैया, हम लोग करते हैं ना, वो क्या होती है, उसमें पानी टपकता रहता है, चूता रहता है, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें दिक्कत होती है। ठीक है, जहाँ पे हमेशा लो टेम्परेचर है, वो हमेशा ही बर्फ़ ही बनी रहे, वहाँ पे करंट नहीं मारेगा। तो चलिए, तो क्या होता है, ये हार्ड भी होता है, और नहीं तो रूम टेम्परेचर पे ये भी सॉफ्ट होता है। तो आइए, हमने तीनों के तीनों जो है मॉलिक्यूलर सॉलिड को देख लिए हैं, तीनों के तीनों मॉलिक्यूलर को सॉलिड देख लिए। अब हम आपको बंधों के लिए एक फार्मूला बताने वाले हैं, तो थोड़ा सा फार्मूला बताएंगे। पहले आइए हम लोग देख लेते हैं कि हमने सॉलिड में अभी तक क्या क्या पढ़ा है, और
प्लीज़ अभी कंटिन्यू देखते रहिए क्योंकि आपका ये रिवीजन हो रहा है, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, देखिए सॉलिड है। सॉलिड को पहले हम लोग दो भागों में बांटते हैं। सॉलिड कितने भागों में डिवाइड हुआ? दो भागों में। पहला क्या है? क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और ये इधर क्या है? एमॉर्फस। एमॉर्फस, एमॉर्फस में भैया हमारे पास कोई भी डिवीज़न नहीं है। एमॉर्फस में कोई भी डिवीज़न नहीं, लेकिन क्रिस्टली में हमारे पास कितने डिवीज़न हो गए? 4। कितने हो गए? 4। पहला हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूलर। अब पूरा नहीं लिखेंगे क्योंकि जगह नहीं है। मॉलिक्यूलर सॉलिड, अब जानते ही हैं। ये हमारे पास कौन सा हो गया? आयनिक सॉलिड। अब ये हमारे पास कौन सा हो गया? मेटेलिक सॉलिड ना, मेटेलिक सॉलिड, मतलब यहाँ सॉलिड लिखने की है। और ये हमारे पास कौन सा हो गया? कोवेलेंट सॉलिड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। ठीक, और इसी को हम नॉन मेटेलिक सॉलिड भी कहते हैं। अब ये इस वाले को देखिए, इस वाले को हम लोग कितने भागों में डिवाइड करते हैं? फिर 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से हमारे पास ये 3 पार्ट हैं? पहला ये हमारे पास हो गया है नॉन पोलर, नॉन पोलर। अब ये पूरा नहीं लिखेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब ये कौन सा हो गया? देखिए पोलर। कौन सा हो गया? पोलर। और ये कौन सा हो गया? हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डेड। ऐसे जब आप एक बार ये बना लेते हैं ना, जैसे हम लोग इसको कहते हैं कि पूरी तरीके से एक आपको सारणी तरीके की बन जा रही है ना, जिसको पेडिग्री भी हम लोग कहते हैं या हायरार्की कहिए ना, पूरी की पूरी श्रृंखला ऐसे बनती चली आ रही है। तो ये चीज़ें आपको सीधे से याद होती हैं। तो आइए अभी हम आपको जो बताने के वाले थे कि देखिए कैसे हम बॉन्ड के आधार पर देखेंगे कि कौन सा बॉन्ड हमारे पास प्रबल होता है, कौन सा बॉन्ड हमारे पास क्या होता है? दुर्बल होता है। कौन किससे ज़्यादा मजबूत है? क्योंकि अभी हम लोग मेटेलिक वाला पढ़ेंगे, आयनिक वाला पढ़ेंगे पहले, फिर मेटेलिक, फिर क्या है? कोवेलेंट सॉलिड पढ़ेंगे। तो इसमें पूरे बंधों के आधार पर एक फार्मूला आपको हम बताएंगे जो कि ये पूरा का पूरा आपको याद रहेगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक जो है आप लोग खूब अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। हम थोड़ा सा हट जाते हैं, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, तो आप एनसीईआरटी पढ़िए और एनसीईआरटी पे ही फोकस करिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, चैनल को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, उस पर कमेंट्स करिए, वीडियो को लाइक करिए ना, ताकि हमको भी अच्छा लगे और मेरा भी जो है हमको भी मोटिवेशन मिले और हम भी क्या है अच्छी अच्छी वीडियो आपको जो है इसी तरीके से लाते रहें। थोड़ा वीडियो लंबी हो जाती है तो उसको आप बार बार देखिए, क्योंकि देखिए भैया जितना आप अच्छे से पढ़ेंगे उतना ही लंबा होगा ही होगा ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करिए, इसी में हमारा भी और आपका भी और देश का भी अच्छा रहेगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं हूँ सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस, द ब्रांच ऑफ नॉलेज। फॉर नीट के लिए है, फाउंडेशन के लिए है और जेईई मेंस के लिए भी केमिस्ट्री और फिजिक्स हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।